Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series. So दोस्तों JIB on the Go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब भाई शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस किया जाएगा और साथ ही साथ में जो रेलेवेंट MCQ वहाँ से फ्रेम किया जा सकता है उसको भी हम लोग इसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो आप लोग इस पर्टिकुलर सीरीज को यूटिलाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग योर लंच ब्रेक एज वेल एज योर कम्यूट टाइम भी। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफॉल्ट एंड रीशेड्यूलिंग ऑफ रिटेल लोन्स के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। सो दोस्तों अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं डिफॉल्ट एंड रीशेड्यूलिंग ऑफ रिटेल लोन के बारे में। अब देखिए गाइज इस टॉपिक से आप लोगों को लास्ट साइकिल्स में भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे नवंबर 2025 साइकिल में जो क्वेश्चन था वो फ्रेम किया गया था रिगार्डिंग विलफुल डिफॉल्ट। तो विलफुल डिफॉल्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। अब भाई जो भी टॉपिक्स हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं उन टॉपिक से कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है लास्ट साइकिल्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप लोगों को इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर कंसिस्टेंटली जो है जुड़े रहना है सो दैट आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जा सके। आफ्टर दैट अब हम लोग अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं फॉर टुडे सेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई डिफॉल्ट क्या होता है गाइज। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि बैंक्स के द्वारा अलग अलग तरह के लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो जब बोरोर के द्वारा जो है वो रीपेमेंट नहीं की जाती है एज पर द एग्रीड इंस्टॉलमेंट तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बोरोर जो डिफॉल्ट कर गया है, या फिर हम लोगों को लोन अकाउंट के अंदर जो डिफॉल्ट देखने के लिए मिल रहा है बोरोर के एंड से, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिफॉल्ट बोल देते हैं। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि बैंक और कस्टमर दोनों के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, सो व्हाट आर दी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स। तो पहली फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई जो बोरोर है उसके द्वारा जो क्रेडिट है उसका यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए फॉर द इंटेंडेड पर्पज, जिस पर्पज के लिए लोन लिया गया है। अगर घर बनाने के लिए लोन लिया गया तो उससे घर ही बनाया जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि उसके थ्रू वो वेकेशन एंजॉय कर रहा है उस फंड का यूज करके। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट शुड बी मेड एज पर द एग्रीड टर्म्स। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट जिसकी हेल्प से एक अच्छा रिलेशन मेंटेन किया जा सकता है। बोरोअर गिव्स ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटी। अब देखिए जब भी बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी बैंक जरूर लेता है कस्टमर के एंड से। अब उस सिक्योरिटी के रिगार्डिंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बैंक को अगर प्रोवाइड करता है कस्टमर तो डेफिनेटली अ हेल्दी रिलेशनशिप कैन बी मेंटेन्ड। नेक्स्ट इज अब नीदर द बैंक नॉर द बोरोअर जियो पार्डाइज द रिलेशनशिप। ना तो बैंक ना तो बोरोअर इस रिलेशनशिप को अगर खराब करे तो एक हेल्दी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो मेंटेन की जा सकती है गाइस। आफ्टर दैट अब देखिए हम लोगों को होम लोन की अगर बात की जाए तो होम लोन के अंदर हम लोगों को दो तरह के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, फ्लोटिंग रेट होम लोन्स एंड फिक्स्ड रेट होम लोन्स। फ्लोटिंग रेट होम लोन्स के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाता है कस्टमर से विच इज लिंक्ड टू द एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, जैसे रेपो रेट के साथ में लिंक रहता है। अब यहाँ पे जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके अंदर हम लोगों को स्टीप चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, जबकि जो फिक्स्ड रेट होम लोन्स है उसके अंदर हालांकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स रहता है बट देर इज ऑल्सो अ रीसेट क्लॉज विच कैन रिजल्ट इन चेंज इन इंटरेस्ट रेट। बट इतने ज़्यादा स्टीप चेंजेस हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलते हैं इन केस ऑफ फिक्स्ड रेट होम लोन्स इन कंपैरिजन टू द फ्लोटिंग रेट होम लोन्स भी। आफ्टर दैट अब अगर हम लोगों को स्टीप चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं तो उस वजह से हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल सकता है कि भाई जो बोरोअर है उसको या तो हायर ईएमआई पे करनी पड़ेगी और उसका रीपेमेंट पीरियड सेम रखा जा सकता है। अब अगर ऐसा करते हैं तो उस वजह से जो लोन है इट मे गेट टू एक्सपेंसिव फॉर द कस्टमर, जिस वजह से जो लोन है दैट मे गेट कन्वर्टेड इनटू नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सेकंड आउटकम क्या हो सकती है कि भाई हम लोग जो ईएमआई को कम कर दें, ईएमआई उसकी कम कर दी, ईएमआई क्या है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, और उसका रीपेमेंट पीरियड बढ़ा दें। तो अगर ईएमआई कम कर दी जा रही है, रीपेमेंट पीरियड बढ़ा दिया जा रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रीशेड्यूलिंग बोल देते हैं लोन की भी। अब रीशेड्यूलिंग हम लोगों को देखने के लिए मिलती है इन केस ऑफ होम लोन, व्हीकल लोन या फिर एजुकेशन लोन। इस तरह के लोन्स के अंदर हम लोगों को जो है रीशेड्यूलिंग देखने के लिए मिलती है जहाँ पे हम लोग जो है वो जो ईएमआई है उसको कम कर देते हैं और रीपेमेंट पीरियड को बढ़ा देते हैं सो दैट जो लोन है वो एनपीए के अंदर कन्वर्ट ना हो और जो लोन है वो बोरोअर को एक्सपेंसिव ना लगेगा इस, ठीक है। सो दिस इज रीशेड्यूलिंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिफॉल्ट के बारे में। तो देखिए दो तरह के डिफॉल्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। पहला है विलफुल डिफॉल्ट। अब देखिए विलफुल डिफॉल्ट कब बोला जाएगा, जब एक इंडिविजुअल के पास में
फाइनेंशियल कैपेसिटी है टू ऑनर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, बट वो जानबूझ के जो है वो रीपेमेंट नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग बोल देंगे विलफुल डिफॉल्ट। नेक्स्ट इज डाइवर्टेड फंड फॉर अदर पर्पज, मतलब घर बनाने के लिए लोन लिया और उस पैसे से जो गाड़ी खरीद ली, तो इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, विलफुल डिफॉल्ट का पार्ट मानेंगे भी। नेक्स्ट इज साइफंड ऑफ फंड्स विदाउट एनी एसेट इन इट्स प्लेस। अब साइफनिंग ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक इंडिविजुअल है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी एक अच्छे रैंक के ऊपर पोस्टेड है, उस इंडिविजुअल के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के फंड का यूज किया जाता है फॉर पर्सनल पर्पस, ठीक है। और वहां पे वो करता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो बिल बना लेता है कि भाई मुझे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इक्विपमेंट लेने हैं, और उन बिल्स के थ्रू पैसा लेता है, उस पैसे का यूज वो अपने पर्सनल यूज के लिए कर लेता है। अब उसने जिन इक्विपमेंट्स के लिए वो बिल बनाए, ना तो उसने वो इक्विपमेंट लिया और ना ही उसकी जगह कोई और एसेट क्रिएट किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हाँ उस पैसे का यूज उसने अपने पर्सनल यूज के लिए जरूर कर लिया, तो इसको बोल देते हैं साइफनिंग ऑफ फंड्स भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ फिक्स्ड एसेट गिवन एज अ सिक्योरिटी। अब जो भी एक फिक्स्ड एसेट, जैसे मान लो एक फ्लैट एज अ सिक्योरिटी दिया हुआ है किसी लोन के अगेंस्ट में इंडिविजुअल ने, उस फ्लैट को ही बेच दिया जाता है इंडिविजुअल के द्वारा जो एज अ सिक्योर्ड एसेट दिया गया था, दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्ट भी। तो आई होप विलफुल डिफॉल्ट आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट इज जेन्युइन डिफॉल्ट। अब देखिए एक इंडिविजुअल के एंड से जेन्युइन डिफॉल्ट हम लोगों को कब देखने के लिए मिलता है, जब इंडिविजुअल जो है वो रीपेमेंट नहीं कर पाता है अमाउंट को बिकॉज ऑफ पर्सनल सेटबैक, उसकी जॉब चली जाए, उसको किसी भी तरह के अनफॉर्सिन मेडिकल एक्सपेंसेस बियर करने पड़ जाएं, या फिर उसको बिजनेस में सेटबैक झेलना पड़ जाए बिकॉज ऑफ चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, या फिर कोविड-19 जैसी सिचुएशन आ जाती है, उस वजह से उसको बिजनेस में सेटबैक झेलना पड़ रहा है, जिस वजह से वो जो है वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, रीपे नहीं कर पा रहा है लोन अमाउंट को, तो वहां पे जो डिफॉल्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, जेन्युइन डिफॉल्ट बोल देंगे गाइज। अब जेन्युइन डिफॉल्ट और विलफुल डिफॉल्ट दोनों के बीच में आई होप कि आप लोगों को डिफरेंस क्लियर है। आफ्टर दैट विलफुल डिफॉल्ट के अंदर ये जो डाइवर्जन ऑफ फंड है इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जब एक बोरोवर के द्वारा फंड्स का यूज किया जाएगा, जो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फंड्स है उसका यूज किया जाएगा फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज अगेंस्ट द सैंक्शन टर्म्स, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डाइवर्जन ऑफ फंड। मतलब जैसे कि इंडिविजुअल ने फंड बोरो किया कि भाई मुझे अपने बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए मशीनरीज लेनी है, बट उस फंड से वो अपने इंप्लॉइज की अगर सैलरी दे रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जन ऑफ फंड बोल देंगे। नेक्स्ट इज डाइवर्टिंग बोरोड फंड्स फॉर एक्टिविटीज डिफरेंट फ्रॉम द लोन्स ओरिजिनल पर्पज, वही कि भाई अगर घर बनाने के लिए लोन लिया और उससे जो है वो वेकेशंस एंजॉय हो रही हैं, दैट विल बी द पार्ट ऑफ डाइवर्जन ऑफ फंड। नेक्स्ट इज अनऑथराइज्ड ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू सब्सिडरी और अदर कॉर्पोरेशन। अब देखिए जैसे मान लो एबीसी कोई कंपनी है, एबीसी कंपनी की एक्सवाईजी सब्सिडरी है, अब बोरोवर ने जो फंड है वो बोरो किया फॉर एबीसी ऑर्गेनाइजेशन और उसका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है इन एक्सवाईजी ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ सब्सिडरी ऑफ एबीसी, तो इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ डाइवर्जन ऑफ फंड। नेक्स्ट इज राउटिंग फंड्स थ्रू बैंक आउटसाइड द लेंडर अप्रूवल, मतलब बिना लेंडर के अप्रूवल के जब फंड्स की राउटिंग की जाएगी बोरोवर के द्वारा, तो इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, डाइवर्जन ऑफ फंड बोलेंगे। इसके अलावा जब एक बोरोवर के द्वारा बिना लेंडर के अप्रूवल के किसी अदर कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है उस फंड की थ्रू, तो उसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, डाइवर्जन ऑफ फंड बोल देंगे। नेक्स्ट इज फेलियर टू अकाउंट फॉर डिस्क्रिपेंसीज इन फंड डिप्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब है कि जैसे 50 लाख का लोन लिया घर बनाने के लिए, 25 लाख का ही घर बनाया, बाकी 25 लाख कहीं और यूज कर लिए, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जन ऑफ फंड का ही पार्ट मानेंगे गाइस। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि भी ये जो डाइवर्जन ऑफ फंड है विच इज अ पार्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्ट, यहाँ पे जो बोरोर है उसकी इंटेंशन मेलाफाइड देखने के लिए मिल रही है, सही इंटेंशन नहीं है उसकी, वो किसी भी तरह से सर्विसिंग करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है लोन की। इसके अलावा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे कि ईएमआई को डिले करना और बैंक को किसी ना किसी तरह से डिफिकल्टी में डालना, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेलाफाइड इंटेंशन है तो नाउ हेयर द बैंक नीड टू टेक सम स्टेप्स टू इंश्योर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट। अब जब भी हम लोगों को ये जो विलफुल डिफॉल्ट या फिर डाइवर्जन ऑफ फंड है, यहाँ पे जो अमाउंट है वो 25 लाख या फिर इससे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, तो उस केस में पेनल्टी जो है बोरोवर के ऊपर लगा दी जाती है अभी। तो ये हम लोगों ने विलफुल डिफॉल्ट, जेन्युइन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट होता क्या है और रीशेड्यूलिंग क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द डाइवर्जन ऑफ फंड। your statements are utilizing short term working capital for long term purpose contrary to sanction terms, routing funds through bank that have not been yet approved by the lender, investing in other companies provided the lender is notified within 30 days of the investment, transferring funds to subsidiaries without explicit authorization। your options are 1 and 2 only, 1 2 and 4 only, 2 3 and 4 only, या फिर all of the above। what should be the right answer here? the right answer will be option number B, that is 1 2 and 4 only। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है, तो किसी और कंपनी अगर इन्वेस्ट कर रहा है और बिना लेंडर के अप्रूवल के कर रहा है उसको हम लोग डाइवर्जन ऑफ फंड बोलते हैं। 30 डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद अगर वो नोटिफाई कर रहा है इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ डाइवर्जन ऑफ फंड, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफरेंशिएट द विलफुल डिफॉल्ट एंड जेन्युइन डिफॉल्ट। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? विलफुल डिफॉल्ट इंक्लूड्स सिचुएशन वेयर द यूनिट हैज द कैपेसिटी टू
ऑनर ऑब्लिगेशंस बट फेल टू डू सो। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रही है, डाइवर्जन और साइफनिंग ऑफ फंड्स विदाउट क्रिएटिंग एसेट्स इन इट्स प्लेस इज ट्रीटेड एज अ जेन्युइन डिफॉल्ट। पर्सनल सेटबैक, जॉब लॉस, unforeseen medical expenses may lead to genuine default. Disposal of fixed asset given as a security amounts to willful default. So ये चार statements हैं. Your options are 1 and 2 are correct, 1, 3 and 4 are correct, 2 and 3 are correct, 1 and 4 are correct. What should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 1, 3 and 4 are correct. Second statement हमारी यहाँ पे जो है वो गलत हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है अभी, ठीक है। सो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जेन्युइन डिफॉल्ट, विलफुल डिफॉल्ट, रीशेड्यूलिंग ऑफ रिटेल लोन्स के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग जो है किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोग जो है एडुटैब की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। यहाँ जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज गाइस देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स की बात करते हैं, जिसके थ्रू जेआईबी एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स की जो टॉपिक्स हैं उनको आप लोगों को कवर करवाया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिवली विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट क्लासेस, जो कि 15 से 20 मिनट की रहती हैं। रिवीजन पर्पस के लिए कंसेप्ट नोट्स आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस भी ऑफर की जाएंगी इस मास्टर कोर्स के अंदर, और आप लोग जो कंटेंट की प्रैक्टिस कर पाएँ इसके लिए सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो दिस कुड बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर जेआईबी एग्जाम कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, यहीं पे IIFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स की इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन करनी है, सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन लाइव क्रैश कोर्स बैच 3, जहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस के थ्रू 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा फॉर ऑल दी कंपोनेंट्स। रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस कर पाएं इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड पीवाईक्यूज आप लोगों को जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं अभी। तो ये हो गई मास्टर कोर्स और लाइव क्रैश कोर्स के बारे में बात। बट अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ अपनी इवैल्यूएशन करनी है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर जेआईबी एग्जामिनेशन भी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर। जय हिंद।